ये नाम सुना है क्या? सुना है? सुन ले, जो वो बार बार आ रहा था, मैं बता भी दूं। कल टाइम नहीं था उसमें। वो चर्चा आई थी, साइकिल या रथ का पहिया, बात ये आई थी। तो उसके संदर्भ में जो बात है, मिलिंद पन्नो इतिहास में एक उपन्यास है, और इसमें एक यूनान के शासक हैं। यूनान कहाँ है? यूरोप में। यूरोप में एक शासक हुए हैं, राजा मिलिंद। ये मिलिंद नाम के शासक थे, राजा थे। भारत में एक बौद्ध भिक्षु हुए, नागसेन। नाम सुना हो तो। बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु, उनमें एक फेमस नाम है नागसेन का। वैश्विक स्तर पे राजा मिलिंद अपने आप में बहुत ज्ञानी था, और उसकी ये आदत थी कि विश्व में जहां भी उसको पता चलता कि कोई ज्ञान के स्तर पे विशेष जानकारी रखता है, तो उसके जाको ज्ञान के आधार पे हराना, उससे जाके ज्ञान के स्तर पर द्वंद्व करना, ये उसका स्वभाव था। तो राजा मिलिंद को ये पता चला कि भारत के अंदर एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। वह बहुत विद्वान है, तो क्यों नहीं उनसे ज्ञान के स्तर पे द्वंद्व किया जाए, चर्चा की जाए। लेकिन राजा मिलिंद की एक खासियत थी, वो पहले ये देखते थे अब वो मेरे लायक है भी कि नहीं चर्चा के, तो पहले चेक करते थे। तो राजा मिलिंद आया, जानकारी ली कि नागसेन कहाँ है, तो नागसेन से मिलने के लिए पहुंचे, तो बताया कि गांव के बाहर एक कुटिया के अंदर नागसेन बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो राजा मिलिंद जब उसकी कुटिया पे पहुंचा, तो राजा मिलिंद ने नागसेन से पहला ही प्रश्न किया। राजा मिलिंद ने नागसेन से कहा, बताइए। नागसेन ने कहा, बता दिया। ज्ञान का स्तर समझ गए? राजा मिलिंद समझ गया साधारण व्यक्तित्व नहीं है, और ये तय कर लिया कि हाँ, ये मेरे ज्ञान के स्तर में है, और इससे ज्ञान के स्तर पे द्वंद्व किया जाए, चर्चा की जाए। तो अगले दिन तय किया गया कि गांव के बाहर जो एक सामान्य टीला है, उस टीले पे बैठ के हम ज्ञान के स्तर की बात करेंगे। राजा था तो राजा रथ में बैठ के आया था, और नाग से जो बौद्ध भिक्षु था वो पैदल रूप में घूम के, और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। और जितने भी कोई विदुषी या मनीषी हुए हैं पुराने ऋषि महर्षि के रूप में, वो एक सामान्य जीवन के रूप में रहे हैं, ज्ञान के स्तर पे अलग पराकाष्ठा रही है उनकी। तो अगले दिन जब राजा रथ से आया, नागसेन उस टीले पे पैदल पैदल पहुंचा, तो राजा मिलिंद ने प्रश्न किया नागसेन से कि आपको बताइए आपका नाम क्या है। तो नागसेन ने कहा, मेरे परिवारजन, मेरे सगे संबंधी, मेरे मिलने वाले मेरे को नागसेन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इस दुनिया में नागसेन जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो राजा मिलिंद मुस्कुराया। सभी सगे संबंधी मिलने वाले नागसेन नाम से पुकारते हैं, और कह रहा नागसेन जैसी कोई वस्तु नहीं है। जब राजा मिलिंद मुस्कुराया तो नागसेन ने कहा, आप अभी चल के आए हो, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। तो राजा मिलिंद को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं चल के पैदल नहीं आया, मैं रथ में बैठ के आया हूं। किस में बैठ के आया हूं? अब नागसेन के संवाद शुरू हुए। नागसेन ने कहा कि बताइए, मिलिंद शासक से पूछा, ये जो आपके रथ के ऊपर आप कह रहे हो एक छतरी लगी हुई है ऊपर ही ऊपर, इस छतरी को रथ कहते हैं क्या? तो उसे कहा नहीं। तो उन्होंने बोले, ये जो सारथी बैठा है इसको रथ कहते हैं? तो नहीं।
तो इसमें जो पहिए लगे हुए हैं इसको रथ कह रहे हो आप? उसने कहा कि नहीं। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो इसके और जो सामान लगा हुआ है आप स्वयं बैठे हो, ये रथ का पार्ट है क्या? ये रथ है क्या? रथ के जितने भी पुर्जे थे उन सब का नाम लिया। क्या इसको रथ कहते हैं क्या? बोला नहीं। अजीब इत्तेफाक है, रथ में बैठ के आए हो, रथ है भी नहीं। तब नागसेन ने उसका जवाब दिया और नागसेन ने कहा, जो मेरे को नागसेन के नाम से जानते हैं, ये माना है कि जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। किससे बना है? कौन से? जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है और आकाश। कह रहा इन 5 तत्वों से, इसने कहा कि जैसे उसने कहा कि ये सब मिलकर रथ कहलाते हैं, राजा मिलिंद ने कहा, तो कहा कि नागसेन भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको नाम क्या जानते हैं? राजा मिलिंद ने कहा, न तो जल में चेतना है, न पृथ्वी में चेतना है, न अग्नि में है, न वायु में, न आकाश में, किसी में भी चैतन्य का गुण नहीं है, चेतना नहीं पाई जाती है। आखिर आप तो घूम फिर रहे हो, आप तो चैतन्य युक्त हो, आप में तो चेतना है, इसका मतलब जैविक हो आप तो, जबकि ये सारे कैसे हैं? को किसी में भी चेतना नहीं है। नागसेन ने तब जवाब दिया, जिस तरीके से एक पान है, उस पान में पान का पत्ता है, कत्था है, सुपारी है, इन सब को अलग अलग पीसते हैं तो किसी में लाल रंग नहीं है, लेकिन सारों को मिलाकर और उसको चबाया जाता है और फिर उससे जो मंथन होने के बाद जो रस निकलता है वो लालिमा युक्त होता है। इसलिए ये 5 तत्व मिलकर और एक नया तत्व उत्पन्न होता है, जिसको जो क्या है? चेतना है। इसलिए इस चेतना से नागसेन बना है। तब राजा मिलिंद ने कहा, धन्य हो। ठीक। तो ये रथ की उसकी कहानी थी, उसके संदर्भ में समझ गए होंगे शायद आप। ये एक तरीके से अध्यात्म की दृष्टि की बात थी। जहां अपन दर्शन शास्त्र की बात करते हैं उस वाले भाग पे ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, ये जितने भी अपन कहें ऐसे जो पहलू हैं उन पे अनेक चर्चा, अनेक संवाद आपको इतिहास के अंदर मिलेंगे, दर्शन शास्त्र में मिलेंगे। चलिए अब वापिस आ जाइए, आप इससे आगे मत जाना। आत्मा जो कहते हैं ना चैतन्य रूप में, शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही है सब कुछ। इस पे भी आप देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी के अलग अलग मत हैं। सामान्य तौर से पश्चिमी सभ्यता के तो ये मानते हैं कि मानव का शरीर एक बार ही है, ये मिल गया, अब दोबारा कोई नहीं पता क्या होगा। जबकि भारतीय जो अपन के दर्शन शास्त्र इसमें ये मानते हैं कि ये आत्मा अजर अमर है, ये बार बार अपना घर बदलती रहती है। और आपने ऐसा भी सुना होगा 84 लाख योनियों के बाद वापिस मानव जीवन मिलता है। तो इसका मतलब अपन तो धन्य है भाई, कम से कम अपन उस ईश्वर का इस रूप में शुक्रिया करें कि भाई कम से कम अपने को आदमी तो बनाया, मानव तो बनाया। बाकी और चीजें तो ठीक है, अंता कोई मच्छर भी बना देता कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। तो उस दृष्टि से जब आप देखते हैं तो भारतीय संस्कृति तो ये कहती है कि कई बार आप देखो कि कोई काम किया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, फिर भी उसको अपेक्षा अनुरूप फल नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछले कर्मों का फल है ये। क्या कहेंगे? पिछले जन्म के है ना, उनकी गड़बड़ है ये, जो अब ये भुगत रहा है। और अब की बार कई देखोगे गड़बड़ भी खूब कर रहा है और अच्छे शांति से रह रहा है, क्योंकि पिछली बार ठीक किए होंगे, अब भोग रहा है, अगली बार दुख पाएगा। ये सब चीजें मानव ने तय की हैं, अपन ने तय की हैं, सब अपना अपना दर्शन है। और उधर वेस्टर्न में चारवाक फिलॉसफी आपने सुना होगा, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो।
मतलब जब तक जीना सुख से जीना, और जब कम पड़ रहा है तो ऋण ले लो, देना तो है नहीं, ऋण लेकर भी, ये चार्वाक दर्शन है। मतलब जब लेना है, खा पी के मर जाएंगे, उसके बाद उनका ही मानना है यही जीवन को